नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित जिन टॉपिक्स को देखेंगे, जिन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उसे देख ले पहले कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रणोद मिक्सचर क्या है, एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ, ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का अवार्ड किसे मिला, अखिल भारतीय जल सम्मेलन, जल से संबंधित जो है एक सम्मेलन हुआ है भारत देश में, उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ हुआ है, क्या उसका उद्देश्य था। हाल ही में जो है बिमला बहुगुणा का निधन हो गया है, उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा सी कृष्णवेणी जो है उनका निधन हो गया, ये लोग किस क्षेत्र से संबंधित है जानेंगे। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्तर पर पर्यटन से संबंधित जो दिवस है उसके बारे में जानेंगे। मुखोपाध्याय उनका भी निधन हो गया, उनके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा ब्रिटेन में ने के मानक नाइटहुड की उपाधि जो है क्या है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड 2025 जो है कहाँ मनाया गया, और आदि महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया। इन सब जो है प्रश्नों को इससे संबंधित इन सब विषयों से संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे और उसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। पूछ रहा है हिंद महासागर, ठीक है ना, कितने हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, तो भारत जो है भारत का जो पश्चिमी पश्चिमी थी दक्षिणी भाग है वह हिंद महासागर है। तो पूछ रहा है कि 8वां हिंद महासागर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, मस्कट में हुआ था। कहाँ हुआ था, मस्कट, ओमान। कहाँ हुआ, मस्कट, ओमान में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट, ओमान में हुआ। ठीक है, इसका जो है विषय क्या था, विषय था, आयोजन इसका हुआ मस्कट में। विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, यानी कि जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से संबंधित जो देश हैं उन देशों के बीच में समुद्री साझेदारी पर, समुद्री साझेदारी के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई इसमें। ठीक है, यही इसका विषय था। इसका आयोजन किसने किया, इसका आयोजन किया है विदेश मंत्रालय जो है, उस विदेश मंत्रालय का जो है एक विभाग है इंडिया फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय ओमान, इन दोनों ने मिलकर किया है। इंडिया फाउंडेशन और ओमान का जो विदेश मंत्रालय है वो, भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है इसकी शुरुआत जो है वर्ष शुरुआत 2025 में, ठीक है ना, 2025 सॉरी 2024 में सिंगापुर से हुआ है। ठीक है, 2024 से सिंगापुर से शुरू किया गया है और इस बार कहाँ हुआ, या ओमान में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मैंने अभी बताया कि जो इन हिंद महासागर से संबंधित जो देश हैं उन देशों के जो साझेदार देश हैं इस हिंद महासागर का, उन सब देशों के बीच में जो है एक मंच पर आकर जो है एक दूसरे का विचार को साझा करते हैं कि समुद्र के क्षेत्र में जो है क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। इसमें रक्षा रक्षा से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित, जो समुद्री क्षेत्र से निपटने वाली जो बातें हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ठोस रॉकेट प्रणोदक, ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। तो यह जो है विकसित को किसने किया है, यह भारत ने किया है। किसने किया है, भारत, इसरो। देखिए यह क्या है, पूछ रहा है कि किस देश ने ठोस रॉकेट मोटर्स, रॉकेट में जो मोटर लगा हुआ आता है, बिना मोटर का तो कुछ भी नहीं होता, मोटर से ही संबंधित होता है कोई भी चीज,
व्हीकल हो या कोई भी चीज, तो उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर, यानी कि यह जो है प्रणोदक मिक्सचर पेलोड होता है, रॉकेट का पेलोड, यानी कि कितना वह वहन, उसका वहन क्षमता है, उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो यही जो है भारत एक विकसित किया, 10 टन प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है। यह किसने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है, भारत के इसरो ने। ठीक है, अब देखिए प्रणोदक क्या होता है। प्रणोदक होता है कोई भी गैस, तरल या ठोस जिसके विस्तार का उपयोग किसी अन्य पदार्थ या वस्तु को गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रणोदक जो होता है, प्रणोदक का काम होता है कि कोई भी चीज हो, ठोस हो, गैस हो, द्रव हो, तरल हो, ठीक है, वो उसको जो है उसका उपयोग करके, ठोस, गैस, तरल पदार्थ, उसका उपयोग करके किसी भी वस्तु को जो है गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। अब प्रणोदक में इस्तेमाल जो होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, N2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन। हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का तात्पर्य है कि वैसा जिसमें कम से कम एक कार्बन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन हो, उसको हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह हेलोजन जो सीरीज होता है आवर्त सारणी में, आवर्त टेबल है ना में, तो उस आवर्त सारणी में जो है क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने दिया था, उसमें जो है 7 का ए में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन, सब इसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, उसी का परमाणु द्वारा प्रस्तावित फ्लोरोब्रोमीन का उपयोग होता है। यानी कि जो प्रणोदक है, इस प्रणोदक में किसका उपयोग किया जाता है? हेलोजन जेनेटेड हाइड्रो कार्बन का प्रयोग किया जाता है प्रणोदक में। और प्रणोदक मैंने बताया क्या होता है कि जो ठोस, द्रव, गैस, किसी भी ठोस, द्रव, गैस, इन सब का उपयोग करके गति, किसी वस्तु को गति प्रदान करना। जैसे हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं, हम लोग भरते हैं क्या? पेट्रोल भरते हैं, किसी गाड़ी में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, तो तरल अवस्था में है, उसका उपयोग करके जो है किसी वस्तु को चलाना ही क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? जो 10 टन का जो प्रणोदक है, मिक्सचर बना है, इसका डिजाइन किसने किया है? इसरो ने किया है। वजन कितना है? 150 टन। लंबाई है, लेंथ है उसका 5.4 मीटर, 3.3 मीटर चौड़ा है, विड्थ हो जाएगा, और हाइट इसका 8.7 मीटर होगा। ठीक है, तो यही था क्या? 10 टन का प्रणोदक मिक्सर भारत विकसित किया है, जिसका डिजाइन किसने किया है? इसरो ने किया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? सोमनाथ हैं, इसके पहले के सीवंत हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव, सेकंड एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव जो है कहाँ हुआ? 2025 का सेकंड एम्स ऑन्कोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? कैंसर से संबंधित विज्ञान का अध्ययन ही ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर से संबंधित विज्ञान का अध्ययन ही ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और इसी ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विज्ञान से संबंधित एक कॉन्क्लेव हुआ। यह कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? झज्जर, हरियाणा में, झज्जर हरियाणा के एम्स में, हरियाणा, झज्जर हरियाणा, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, झज्जर हरियाणा। ठीक है, इसमें जो है कैंसर से संबंधित बातों पर क्या की गई? चर्चा की गई। उसमें क्या चर्चा हुई? आयोजन इसका एम्स झज्जर हरियाणा का विषय था ब्रेस्ट कैंसर में प्रैक्टिस व अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा करना। अभी जो है ब्रेस्ट कैंसर की समस्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित विषयों पर चर्चा करना कि इससे कैसे निदान पाया जाए, उसके क्षेत्र में अनुसंधान किया जाए, शोध किया जाए, जिससे जो है इस बीमारी को कम किया जा सकता है, कम किया जाए। ठीक है,
इसमें उद्देश्य क्या था? कैंसर के खिलाफ लड़ाई में प्रगति को में तेजी लाना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। यानी कि इस क्षेत्र में जो है ये जो कॉन्क्लेव हुआ, इसमें इन सब बातों पर चर्चा हुई कि कैसे जो है कैंसर से निपटा जाए, उसके अलावा उसमें किस प्रकार का शोध करके उसको में ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए और उससे संबंधित नए नए तकनीक नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ऑन्कोलॉजी मैंने बताया, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर विज्ञान से संबंधित विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट, देखिए ईटी नाउ संस्था है, चैनल है ईटी नाउ। ठीक है, ईटी नाउ जो है ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें जो है अलग अलग लोग जो है भाग लेते हैं, नेता भाग लेते हैं, साहित्यकार भाग लेते हैं, सब लोग जो है भाग लेते हैं और भाग लेके जो है उनसे अलग अलग मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब देते हैं। तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लोबल बिजनेस, ये बिजनेस से संबंधित था, व्यापार से संबंधित था। ठीक है, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति देश के विदेश के जो है इसमें भाग लिए और भाग लेकर जो है अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुआ कि क्या क्या किया जा सकता है। तो यह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2025। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हुआ? तो यह कहां आयोजित हुआ? उदयपुर। उदयपुर कहां है? राजस्थान। कहां है? उदयपुर, राजस्थान। दूसरा अखिल भारतीय, देखिए अब भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में सरकारें होती हैं, अलग अलग सरकारें होती हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, उन राज्यों के सरकार में जो जल मंत्री हैं उन जल मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, और उस सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है किन मुद्दे पर चर्चा की गई? तो मुद्दा था जल मंत्रियों का सम्मेलन है, तो जल से संबंधित जो समस्या है उन समस्याओं को हल करने के लिए जो है इस प्रकार का सम्मेलन किया गया। उसमें आयोजन उदयपुर राजस्थान में हुआ। उदयपुर राजस्थान में हुआ। विषय क्या था? भारत @ 2047 2047। ऐसा कहा जा रहा है प्रत्येक में कि भारत को जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र, अभी भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र है। 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं और अल्प विकसित देश होते हैं। तो भारत किस देश की श्रेणी में है? विकासशील देश की श्रेणी में है। ठीक है, भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात की जा रही है। ठीक है, आयोजन करता इसका कौन था? राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। उसका उद्देश्य है जल प्रबंधन पर विचार करना। भी मैंने कहा कि जल मंत्रियों का हो रहा था, तो जल पानी की जो समस्या हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में पानी की जो समस्या हो रही है उन समस्या से कैसे निपटा जाए। ठीक है, उसके संबंध में जो है अलग अलग राज्यों के मंत्रियां मिलकर इस पर चर्चा किए कि इस क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है। यही था अखिल भारतीय जल सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन उदयपुर राजस्थान में किया गया। हाल ही में बिमला बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए बिमला बहुगुणा, आप लोग नाम सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? यह पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के सबसे बड़े विद्वान इन्हें माना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, तो उन्हीं की पत्नी है कौन? विमला बहुगुणा, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, यह जो है बिहार में एक बार क्या हुआ था? भूदान आंदोलन हुआ था। बिहार के भूदान आंदोलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने? इस सामाजिक कार्यकर्ता। किस क्षेत्र से संबंधित पूछा जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। यह सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका नाम था विजया बहुगुणा। उनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने बिहार का जो भू आंदोलन था, 1953-55 भूदान आंदोलन, यानी कि भूमि को दान करना। 1953 से 55 में बिहार के भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा चिपको सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा इन्हीं की पत्नी है बहुगुणा।
इन्हीं की पत्नी है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह किससे से संबंधित है? पर्यावरण से। और पर्यावरण में कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया था जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और इन्हीं की पत्नी कौन है? बिमला बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो बिमला बहुगुणा है इन्हें जमुना लाल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? जमुना लाल बजाज पुरस्कार। जमुना लाल बजाज पुरस्कार, ठीक है। अब एक बार सार इसका देख ले। बिमला बहुगुणा कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1953-55 में हुए बिहार के भूदान आंदोलन में भाग लिया था। बिमला बहुगुणा सुंदर बहुगुणा की पत्नी थी। सुंदर बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सी कृष्णवेणी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सी कृष्णवेणी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सी कृष्णवेणी यह तेलुगु अभिनेत्री हैं। तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। तेलुगु अभिनेत्री। देखिए क्या थी? तेलुगु अभिनेत्री। इन्हें जो है आंध्र प्रदेश के रघुपति वेंकैया नायडू पुरस्कार, रघुपति वेंकैया नायडू जो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है, इन्हें मिल चुका है। सी कृष्णवेणी यह तेलुगु अभिनेत्री हैं और तेलुगु अभिनेत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। यह वहां की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी आंध्र प्रदेश की। उन्हें रघुपति वेंकैया नायडू पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है 17 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें जो है पर्यटन के क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है इसमें इसका विषय क्या था कि पर्यटन के क्षेत्र में आपात, जैसे क्या होता है कि देखिएगा कि जब लोग कहीं कहीं जाते हैं, अभी कल का ही घटना है, एक दो दिन पहले का ही घटना है कि चमोली में जो है क्या हुआ है, भूस्खलन होने, फिर बर्फ का गोला गिर जाने से जो है वहां पर बहुत सारे मजदूर दब गए हैं, ठीक है। तो जो भू पर्यटन के लिए जो लोग जाते हैं, पर्यटन के जाते हैं वहां पर लोग फंस जाते हैं। तो उन्हीं फंसने, जो पर्यटन के क्षेत्र में जो फंस जाते हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए जो है एक दिवस में घोषित किया गया। और वह दिवस कब है? 17 फरवरी। उस क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है उससे संबंधित, ठीक है। तो यही था, 17 फरवरी को मनाया जाता है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। देखिए 17 फरवरी को मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है? पर्यटन क्षेत्र में आपात स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए झटकों से निपटने के लिए लचीले पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। और इसे घोषित कब किया गया? इस 17 फरवरी को मनाया जाता है। 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसको घोषित किया गया है वर्ष 2023 में। किसके द्वारा? देखिए वैश्विक स्तर का कोई भी दिवस जो है वह किसके द्वारा घोषित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन से बंगाली गायक व संगीतकार का निधन हो गया? प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन से बंगाली गायक संगीतकार का निधन हो गया है? तो उनका नाम है प्रतुल मुखोपाध्याय। देखिए बंगाल के, वह पश्चिम बंगाल के एक गायक थे, संगीतकार थे, गायक थे, संगीतकार थे
जिनका नाम है प्रतुल मुखोपाध्याय, उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कैंसर की समस्या पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है। तो इस कैंसर से संबंधित जो है प्रत्येक वर्ष बच्चों में भी कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसी का ध्यान में रखते हुए जो है 15 फरवरी को, कब, 15 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस में, इसमें जो है ये चर्चा किया जाएगा कि कैंसर से कैसे निपटा जाए। इस अवसर पर कोई दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस दिवस से संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाना, उसके प्रति क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में बताना, क्या क्या हो रहा है, ताकि लोग जागरूक हो सके और उससे निपट सके। ठीक है, तो यही था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस, विश्व पेंगोलिन दिवस जो है कब मनाया गया? देखिए, विश्व पेंगोलिन दिवस जो है यह 15 फरवरी 2025 को मनाया गया, लेकिन 15 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस जो है फरवरी माह के, ठीक है, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पेंगोलिन एक क्या है? पेंगोलिन एक पक्षी है। ठीक है, उसी उसी पक्षी के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, यह दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पेंगोलिन जो होता है यह फोलिडोटा अलग अलग गण होते हैं। ठीक है, पौधों का गण होते हैं, जीवों का गण होते हैं, संघ होते हैं। ठीक है, तो यह किस संघ का है? फोलिडोटा संघ का है, और एक स्तनधारी प्राणी है जिसके शरीर पर केरोटीन के सल्क बने होते हैं। ठीक है ना, किसके सल्क बने होते हैं? केरोटीन का सल्क बनने के कारण केरोटीन जो है कठोर होता है। ठीक है, इसी के कारण जो है यह इसका जो पेंगोलिन है, इससे दूसरे जीवों से इसको क्या मिलता है? रक्षा होता है। कैरोटीन इसके पूरे शरीर पर, शरीर के पूरे हिस्से पर कैरोटीन का सल्क बिछा होता है, सल्क लगा होता है, जिसके कारण दूसरे जीव से इसका क्या होता है? रक्षा होता है। ठीक है, जिसके कारण इसके अन्य प्राणियों से रक्षा होती है। इसे भारत में सल्लू सांप कहा जाता है। पेंगोलिन को भारत में क्या कहा जाता है? सल्लू सांप। सलमान खान वाला सल्लू नहीं, सल्लू सांप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन के मानक उपाधि अ, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो किसे दी गई? एन चंद्रशेखरन को। किसे दी गई? एन चंद्रशेखरन। देखिए, नाइटहुड जो है ब्रिटेन का एक उपाधि है। यह नाइटहुड की उपाधि जो है भारत में भी दिया जा चुका है। किसे मिल चुका है? सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड की उपाधि, जिसे उन्होंने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। कब वापस कर दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, 1919 ईस्वी में 23 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सतपाल किचलू, ठीक है ना, वहां पर जनरल डायर के द्वारा जो है क्या किया गया था? पंजाब के अमृतसर में वहां पर निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, उसी के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, यह नाइटहुड जो होता है यह ब्रिटेन का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है नाइटहुड। नाइटहुड का मतलब होता है सर। सर कहने का मतलब माथा वाला सर नहीं, सर
महाशय, सर का मतलब होता है महाशय, ठीक है। ब्रिटेन का नाइटहुड का मतलब होता है सर की उपाधि, ठीक है ना। तो यही था ब्रिटेन का मानक उपाधि, जिसे किसे मिला है, एन चंद्रशेखरन को मिला है, ठीक है। ये जो नाइटहुड है इसे 4 जून, ये भी जान लीजिए, 4 जून 1917 को जॉर्ज पंचम के द्वारा शुरू किया गया था। जॉर्ज पंचम किसके द्वारा शुरू किया गया था, जॉर्ज पंचम के द्वारा। ब्रिटेन का जो नाइटहुड उपाधि है यह जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है 4 जून 1917 को शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो म्यूनिक कहाँ है, जर्मनी में, तो कहाँ आयोजित हुआ, जर्मनी में आयोजित हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। देखिए 61वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ, जर्मनी में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या था, वर्तमान समय की प्रमुख विदेश व सुरक्षा नीति चुनौतियों पर उच्च स्तरीय बहस के लिए मंच प्रदान करना। यह जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है यह जो है देशों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है ना। कौन सी समस्या, तो वैश्विक समस्या, आतंकवाद की समस्या, राष्ट्रवाद की समस्या, ये सब समस्याएं हैं किसी भी देश का, ठीक है। उन सब समस्याओं से निपटने के लिए जो है एक मंच बनाया गया और उस मंच के लिए एक सम्मेलन होता है। वह सम्मेलन का नाम क्या है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2025, और म्यूनिक जर्मनी में है। इसका आयोजन कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। विषय क्या था इस बार का, वैश्विक शासन, लोकतांत्रिक लचीलापन और जलवायु सुरक्षा। वैश्विक शासन कहने का मतलब विश्व स्तर का जो हम लोग भारत के लोग क्या मानते हैं, भारत के लोग वैश्विक पूरा विश्व को एक मानते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर चलता है। लोकतांत्रिक लचीलापन, लोकतंत्र कहने का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र कहने का मतलब होता है लोगों का शासन, ठीक है ना, पब्लिक का शासन। जलवायु सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर इसमें विषय था जिस पर चर्चा हुआ है। जर्मनी क्या है, जर्मनी एक पश्चिमी यूरोप का देश है, यूरोपीय देश है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। और वहां पर अभी हाल ही में हुए चुनाव, फरवरी माह में हुए चुनाव में फ्रेडरिक मर्ज जो है वहां के प्रधानमंत्री, चांसलर, वहां पे जर्मनी में क्या होता है, चांसलर होता है फ्रेडरिक मर्ज, जो लेफ्ट के माने जाते हैं, लेफ्ट विंग के माने जाते हैं। उन्होंने चुनाव जीता है, कौन, फ्रेडरिक मर्ज। वहां पर अभी बहुत दिनों से जो है राइट विंग का सरकार चल रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद वहां पर लेफ्ट विंग की सरकार बनी है जिसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। नए चुने गए हैं, अभी फरवरी माह में ही चुने गए हैं जर्मनी के नए चांसलर, याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय सरकारी कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय कंपनी को, देखिए पूछ रहा है कंपनी का नाम पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो यह अवार्ड मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना, उसी को जो है यह अवार्ड मिला है, ठीक है। देखिए एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। कब हुई थी एनटीपीसी की स्थापना, 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय कहाँ है एनटीपीसी का, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है एनटीपीसी के, एनटीपीसी के अध्यक्ष जो हैं गुरदीप सिंह हैं अभी वर्तमान में। गुरदीप सिंह, ठीक है, याद रखिए। देखिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब है क्या, कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना, ठीक है ना, सस्टेनेबल रूप से, यानी कि सतत रूप से जो है वह क्या कर रहा है कंपनी,
विकास कर रहा है और तेज गति से विकास कर रहा है, उस क्षेत्र में एनटीपीसी को क्या मिला है, भारत सरकार कंपनी को अवार्ड मिला है। ठीक है, और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई, 7 नवंबर 1975 को हुआ है। इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। देखिए, आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। अभी मैक्सिमम जो है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है सम्मेलन वगैरह, ठीक है ना। नई दिल्ली में ही आदि महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। आदि कहने का मतलब हुआ, आदि महोत्सव का मतलब हुआ जो जनजातीय समुदाय हैं उन समुदायों को लेकर जो है एक महोत्सव मनाया गया, जिसे आदि महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, और यह कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प संस्कृति, खान पान, वाणिज्यिक जीवन को लोगों से परिचय कराना। इसका उद्देश्य था आदि महोत्सव का कि जो जनजातीय लोग हैं उन लोगों का जो खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका व्यापार किस तरह का है, उन सब मुद्दों पर उनका प्रदर्शनी करना और लोगों को, जो अन्य लोग हैं उनको इसके बारे में, आदिवासी जनजातियों के बारे में बताने का एक मौका मिला। ठीक है ना, इस महोत्सव के माध्यम से, ताकि लोग जो है जान सके कि किस तरह का जीवन उन लोग जी रहे हैं, कैसा उनका संस्कृति है। ताकि जब एक लोग दूसरे लोगों की संस्कृति जानते हैं तो उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक है, और जो विकास है जीवन का उसका करते हैं। इस महोत्सव का शुरुआत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किया गया। भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के द्वारा इस आदि महोत्सव का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, होली के बाद जो है ऑफलाइन बैच भी शुरू होगा। ठीक है, जीके जीएस का फुल बैच, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। बीपीएससी का बिहार दरोगा स्पेशल बैच शुरू होगा। ठीक है, एड्रेस है हमारा नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप संपर्क करें। और समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा है, समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा है। अगर आपके पास, आप समय पढ़ने के लिए समय निकालिए और धैर्य रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही सबसे बड़ा जीवन का दो योद्धा हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।